Hello everyone, in this video we'll be talking about sample question paper which is from class 10th and science subject. So we'll be discussing some general instructions with you. So it has 3 sections in it. 3 sections हैं आपके पास और in total आपके पास कितने questions हैं? We have 60 questions और 60 questions में से आपको total attempt कितने करने हैं? 50. तो पहले section में you can see we have 24 questions and you have to do 20 questions out of them. नेक्स्ट सेक्शन में भी 24 है, देन 20, 12 में 10 है, ठीक है। तो 12 में से आपको कोई 10 करने हैं। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर आपने सेक्शन ए में से सारे क्वेश्चंस कर दिए, 24 के 24 कर दिए, तो होगा क्या कि आपके सिर्फ फर्स्ट 20 ही इवैल्यूएट होंगे। उसका मतलब ये है कि अगर इसमें से आपने 4-5 भी गलत कर दिए तो आपको उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो 4 आपने किए हैं एक्स्ट्रा जैसे आपने 24 टोटल कर दिए, जो 4 एक्स्ट्रा किया उसके कोई मार्क्स नहीं है आपके लिए। पहले 20 में से जो भी आपका गलत होगा उसको 0 मान लिया जाएगा। तो ये ध्यान से करना, क्योंकि OMR शीट्स आपने भरनी है तो उसको ध्यान से फिल करना, क्योंकि आपको क्या होगा कि पहले 20 के ही मार्क्स मिलेंगे, लास्ट 4 को देखेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सो इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग सेक्शन ए ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू इट, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व। तो उसको क्या मिलेगा बेसिकली। तो सबसे पहले आपके पास है क्या यहाँ पे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 2 प्लस Ki पोटाशियम आयोडाइड। अब होगा क्या, हमारा क्या चेंज आएगा, PbI2 हो जाएगा, मतलब पोटाशियम आयोडाइड बन जाएगा और KNO3 निकलेगा हमें, ठीक है। तो अब कलर किसका होता है, कलर होगा आपका इसका, ये प्रेसिपिटेट है हमारा, PbI2 इज़ अ प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होता है इसका, येलो। सो येलो प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे गैस ए। बर्निंग साउंड किसकी आती है, कौन सी गैस की आती है, हाइड्रोजन गैस की आती है। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक तो इन्होंने दिया है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स, तो आपको क्या रिजल्टेंट मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ होगी वो कैसे रिलीज़ होगी, विद अ बर्निंग साउंड। और बर्निंग मतलब पॉप साउंड आती है जैसे हम उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, एंड पार्ट बी इज़ द आंसर टू इट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मेटल डाइल्यूट एसिड इज़ देयर, देन मेटल सॉल्ट हमें मिल रहा है और गैस हमें मिल रही है। तो वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, मतलब किस में गैस इवॉल्व होगी और किस में नहीं होगी, वो आपने ध्यान से देखना है और इसमें से बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन सही है। सो आप देखो, सबसे पहले आपके पास है कॉपर और HCl, ठीक है। अब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा, तो यस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। नेक्स्ट, नो दिस इज़ नॉट देयर, दिस इज़ रॉन्ग, गैस इवॉल्व नहीं होगी इस केस में। कॉपर के केस में गैस इवॉल्व नहीं होगी बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव। सेकेंड, अगर हम देखें आयरन, तो आयरन वाला केस हमारा सही है, क्योंकि आयरन के केस में गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मैग्नीशियम के केस में गैस इवॉल्व होती है, सो दिस इज़ रॉन्ग। लास्ट केस है आपका जिंक को अगर आप HCl के अंदर ऐड करोगे, सो यस गैस विल बी इवॉल्व्ड। तो सेकंड और फोर्थ हमारे सही हैं, तो इसमें से आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वाला सही है, विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बताना है इसमें, सो फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं कि हमारे पास कौन सी साइड पे Fe कितने हैं और Fe कितने हैं, और H देख सकते हो और ऑक्सीजन देख सकते हो। तो फर्स्ट में देखें तो Fe हमारे पास कितने हैं, 1 ओनली। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, इट इज़ 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 1, तो ये होते हैं ऑक्सीजन 4। Fe हो गए 1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कितने Fe, 3, तो ये तो बैलेंस नहीं है, पहले ही पता चल गया मुझे। सेकंड पे देखते हैं, हमारे पास 3 Fe हैं
यहाँ पे भी 3 Fe हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है। सो दिस वन इज़ बैलेंस्ड। तो आपको देखना है सारे एलिमेंट्स को कि सारे एलिमेंट्स आपके बैलेंस्ड हैं या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होंगे तो इसका मतलब योर इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। इफ़ दे आर बैलेंस्ड देन इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज़ अ ग्राफ विच डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, acid plus alkali gives us salt plus water. The pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali. तो वो कह रहे हैं कि जो pH होता है सॉल्यूशन वो चेंज हो जाता है जब हम उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड डालते हैं, एसिड टू एन एल्कली। तो pH ऑब्वियसली चेंज होगा एसिड और एल्कली डालने से। तो देखो यहाँ पे इन्होंने जो फिगर दिखाई है उसमें क्या बता रहे हैं कि आप वॉल्यूम ऑफ एसिड इंक्रीज़ करते जा रहे हो और pH देखो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ करता जा रहा है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो रहा है, एसिडिक होता जा रहा है। तो उन्होंने पूछा है विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। ऐसा एरिया बताओ जहाँ पे एसिड भी प्रेजेंट है और सॉल्ट भी प्रेजेंट है। सो इट इज़ पॉइंट डी। क्यों है ये वाला पॉइंट डी? क्योंकि यहाँ पे आते आते क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर हमारा एक ही होता जा रहा है, प्लस आप क्या कर रहे हो, एसिडिक करेक्टर बढ़ा रहे हो किसी एल्कली में, तो वो क्या होगा, सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, प्लस वाटर रिलीज करेगा। सो वी हैव एसिड एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन एरिया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स अस कॉपर प्लस FeSO4. Which option in the given table correctly represent the substance oxidized and the reducing agent? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज बताना है हमें और दूसरा हमें बताना है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, देखो ध्यान से, तो Fe किस में बदल रहा है, FeSO4 में। इसका मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, Fe, आयरन हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूस भी तो आयरन ही हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो तो, क्योंकि रिड्यूस कैसे हो रहा है, Fe हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन। तो क्या मतलब हुआ है इसका, दिस इज़ बेसिकली अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अस। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बिकॉज Fe इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड and reducing agent is Fe. Next question says the chemical reaction between copper and oxygen can be categorized as. तो अगर आपके पास कॉपर और ऑक्सीजन होगा so it can be copper oxide for you. तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दो आपके पास रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट क्या बना, सिर्फ एक। दैट मीन्स दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं और हमारे पास एक रिजल्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 says which of the given options correctly represent the parent acid and a parent base of calcium carbonate। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट किस में से बन सकता है। तो इसमें से देखो फर्स्ट वाले केस में से तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, HCl और NaOH लोगे तो क्या आपको यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, नहीं मिल सकता। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, NaCl प्लस H2O, यही होगा। नेक्स्ट का देखो, आपके पास है पेरेंट एसिड और दूसरा आपके पास देख सकते हो पेरेंट बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा कैल्शियम, कैल्शियम ये रहा, और वी विल हैव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इट विल बी H2O। ये देखो वाटर की क्वांटिटी तो बची हमारे पास। सो येस यू कैन सी कि सेकेंड ऑप्शन में से हमको क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो आपको यूज़ करना है H2CO3 एंड यू हैव टू यूज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नेक्स्ट है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड बनाते हुए, मतलब डाइल्यूट करते हुए, आप कैसे उसको ऐड करोगे कि आप अपना हाथ बचा सको या कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट बचा सको। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड एसिड टू वाटर। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि हमेशा हम क्या करते हैं, एसिड टू वाटर ऐड करेंगे एंड इट मस्ट बी विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग। मतलब आपको उसको क्या करना है, मिक्स करते रहना है। एसिड टू वाटर करोगे और साथ ही साथ
मिक्स होना चाहिए. सो यू कैन सी कि ए पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. जैसे अभी हमने एक इक्वेशन को चेक किया था ना कि वो बैलेंस है कि नहीं है, तो हमें देखना होता है कि क्या नंबर ऑफ एटम्स लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे एक बराबर है या नहीं है. ये हम क्यों चेक करते हैं? हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हमें मास कंजर्व रखना होता है. जो लेफ़्ट साइड पे मास है आपका, वही राइट साइड पे मास होना चाहिए. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Next is, you can see we have human respiratory system and labels are given A, B, C, D. Select the option which gives correct identification and main function for characteristic. मतलब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है. So in this part we have to tell the right option. So first part देखो क्या दिया हुआ है हमें, ट्रैकिया. मार्किंग तो इसकी सही हुई है ट्रैकिया की, यही पोजीशन होती है ट्रैकिया की. देन उन्होंने बोला कि इट इज़ सपोर्टेड बाय बोने रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर. तो बोने रिंग्स से कोई इनकी मतलब सपोर्ट नहीं होता. दे आर जस्ट सपोर्टेड बाय द चेस्ट एंड द लंग्स बेसिकली. सो देयरफॉर दिस वन इज़ करेक्ट, इनकरेक्ट. सेकेंड आपको दिया हुआ है रिब्स. व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. यू कैन सी रिब्स लिफ्ट नहीं होते, वो नीचे की तरफ जाते हैं व्हेन वी ब्रीथ आउट. थर्ड यहाँ पे हमें दिया हुआ है एल्वुलाई. तो एल्वुलाई बिल्कुल सही मार्क हुआ हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे लिखा हुआ है थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसका फंक्शन भी सही है क्योंकि येस इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड इट इज़ अ वेरी थिन वॉल्ड सैक. मतलब ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे आपने बुक में देखा होगा, और इन्हीं के थ्रू हमारी क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं. राइट, आती भी है जाती भी है. सो दिस इज़ द आंसर. थर्ड वन इज़ द आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सेक्रीटेड इन लोकेशन ए, बी एंड सी. तो ए में कौन सा होता है? ए देखो जो इन्होंने माउथ की तरफ किया हुआ है, इट इज़ अमाइलेस. यहाँ पे अमाइलेस प्रेजेंट होता है. सेकंड में कौन सा प्रेजेंट होता है? इट इज़ स्टमक. इट इज़ पेप्सिन टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. लास्ट में जो इन्होंने मार्क किया हुआ है, वो क्या मार्क किया हुआ है इन्होंने? इट इज़ ट्रिप्सिन. यहाँ पे कौन सा होगा आपका? ट्रिप्सिन. सो फर्स्ट वन इज़ अमाइलेस, सेकेंड इज़ पेप्सिन, थर्ड वन इज़ ट्रिप्सिन. Let's move to next question, which says opening and stomatal pore depends on atmospheric temperature. तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड नहीं करते. ऑक्सीजन कंसनट्रेशन अराउंड स्टोमाटा, इस पे भी करेंट नहीं करते. गैसेस पे डिपेंड नहीं करता स्टोमाटा, वो डिपेंड करता है वाटर कंटेंट पे, कि वाटर कंटेंट कितना है गार्ड सेल में, उस पे डिपेंड करेगा कि वो ओपन होगा या क्लोज होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे. सो वी हैव अ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस. हेयर सिस्टम दिया हुआ है पूरा, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू देन बॉडी पार्ट्स. तो ये पूरा हमें देखना है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट लेबल्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन. ओके, फर्स्ट पार्ट देखो तो आपको क्या दिया हुआ है इन्होंने? पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट. तो ये क्या बता रहे हैं हमें कि इम्प्योर ब्लड लेकर जाता है फ्रॉम बॉडी पार्ट. सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस करेक्ट? इज दिस द पल्मोनरी वेन? तो आपको करेक्ट लेबल देखना है, तो दूसरा आपने क्या देखना है, उसका फंक्शन. Let's start with question number 14. It says the figure given below shows a schematic plan of blood circulation in humans with labels. Identify the correct label with its function. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है pulmonary vein. So yes, this is the pulmonary vein we have. And pulmonary vein का काम क्या होता है? इन्होंने दिया है कि takes impure blood from body part. So this is not an impure blood. ये तो हमारा प्योर ब्लड होता है. सो दिस इज़ इनकरेक्ट वन. पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इन्होंने बोला है. तो सेकंड लोकेशन देखो सबसे पहले, तो ये तो हमारी कौन सी हमारी मतलब ब्लड वेसल है? इट इज़ ओटा.
ओटा होता है ये तो हमारा, पल्मोनरी आर्टरी नहीं है ये, तो पहले ही इन्होंने लोकेशन ही गलत दी हुई है, तो हम क्या देखें उसका फंक्शन, ठीक है। सी पार्ट देखो, ओटा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। अब ये हमारा इन्होंने थर्ड पार्ट यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और थर्ड पार्ट है क्या हमारा, ये पल्मोनरी आर्टरी है ये तो, सो पहले ही इन्होंने गलत दिया हुआ है लोकेशन। फोर्थ देखो, वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, सो येस दिस वन इज़ करेक्ट, क्योंकि ये हमारा जो फोर्थ लोकेशन इन्होंने बताया दिस इज़ वेना कावा, और वेना कावा क्या करते हैं, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स से ब्लड कलेक्ट करके, जो भी बेकार ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, वो कलेक्ट करके किसको दे देता है, दिस इज़ माय राइट ऑरिकल, तो यहाँ पे हमारा ब्लड चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। सो यहाँ पे एरोस मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी इन्होंने, और बताया है कि कौन सा वाला करेक्ट है, हमें बताना है विच वन इज़ आउट ऑफ देम इज़ करेक्ट, जो इस डायग्राम में शो किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ब्लड ट्रांसफ़र टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली तो नहीं जा सकता, पहले क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ़र किया जा रहा है टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। सो यू कैन सी कि ब्लड ट्रांसफ़र होगा पहले लंग्स को, फिर उसके बाद पंप किया जाएगा टू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। सो दिस वन इज़ करेक्ट, सेकेंड वन इज़ करेक्ट, नॉट द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है, यू हैव टू ऑब्जर्व द डायग्राम एंड यू हैव टू कोरिलेट विद द फंक्शन ऑफ इट। सो सबसे पहले आप देखो ध्यान से, तो फर्स्ट पार्ट क्या है और उसको मैच करना है आपको। फर्स्ट पार्ट इज मैचिंग विद बी बिकॉज दिस इज़ द इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। यहाँ पे ही हमारा डाइजेशन एक तरीके से स्टार्ट होता है, तो स्टार्च डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पार्ट से। सेकंड पे आओ, सेकंड पे आपको पता है कि ये क्या है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये हमारा कौन सा ऑर्गन होता है। सेकंड पे क्या होता है हमारा, मतलब सेकंड पे कौन सा फंक्शन सही है, तो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। लाइपेज का एंजाइम एक्शन यहाँ पे आते आते बढ़ जाता है। थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड पे हमारा क्या होता है, इट इज़ बेसिकली कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन होने के उस पे होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी और फैट्स भी आपके डाइजेस्ट हो जाएंगे थर्ड पॉइंट तक आते आते। और फोर्थ वाला जो होता है वो हमारा क्या है, ए पार्ट, इट इज़ द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड ऑर्गेनिज्म ईट्स। सो फर्स्ट वाला मैच कर रहा था आपका सी से, सेकेंड वाला मैच फर्स्ट वाला मैच कर रहा था आपका बी से, सेकेंड वाला मैच कर रहा था आपका इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, और फोर्थ है आपका ए, और थर्ड है आपका डी। सो राइट ऑप्शन इज बी पार्ट। Question number 17 says, which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity in a patient's teeth? तो इफ़ यू नो कि मतलब कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, और कनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बिकॉज वी कैन मैग्नीफाई थिंग्स, जो हमारा इमेज होगी इट विल बी मैग्नीफाइड। सो इस वजह से वी कैन यूज़ कॉन्केव मिरर टू एग्जामिन द पेशेंट्स teeth. Next is, which diagram shows image formation of an object on a screen by a converging lens? Converging lens कौन सी होती है हमारी, कॉन्वेक्स वाली, और कॉन्वेक्स वाले के केस में क्या होता है, इट कन्वर्जेस, जो हमारी वेव्स होती हैं वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करती हैं, तो ये वाला तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, डी वाला। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले के केस में कन्वर्ज ज़रूर कर रही हैं ये, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि फोकल लेंथ ट्वाइस कर दी है। सो इस वजह से दिस कांट बी द केस। इमेज हमारी बननी चाहिए बहुत ही माइन्यूट और बहुत पास में आके वो मीट करनी चाहिए। और एक और जो गलती दिख रही है मेरे को वो ये दिख रही है कि ये देखो, ये ऐसे आई, सीधी आई ये वाली रे, और उसके बाद बेंड हो गई है,
ऐसे करके, बेंड थोड़ी ना हो सकती है, ऐसे आनी चाहिए थी, ये सीधी स्ट्रेट आनी चाहिए, क्योंकि जब भी पॉइंट से पास करती है हमारी रे, कोई भी सेंटर से पास करती है तो हमेशा वो स्ट्रेट जाती है, ये ध्यान रखना। और इसमें भी यही गलती है, ऐसे तो कोई रे आ ही नहीं सकती, ये कोई रे बन ही नहीं सकती, यही इसका मिस्टेक है। ये वाली तो पास करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपने पढ़ा होगा, ऐसी कोई वेव पड़ी है कि ऐसे जा रही है ऐसे आ रही है, सो ये नहीं हो सकता। फर्स्ट और सेकंड केस बिल्कुल गलत बनाए हुए हैं इन्होंने। और बचा कौन सा आपका थर्ड वाला, देखो इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये देखो सेंटर से पास कर गई, सो दिस वन इज करेक्ट, सी पार्ट इज करेक्ट फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट आपको दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब ऐसी कौन सा आपका मिरर है, जो मिरर है या जो लेंस है आपकी, वो क्या क्रिएट कर सकती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे हमारे पास ऐसी रेस आ रही थी बहुत सारी, और हमने कोई लेंस या मिरर लगाया, कुछ भी हो सकता है, ये लेंस ले लो या मिरर ले लो, और हमारी रेस कैसे हो गई, ऐसी हो गई, पैरेलल बीम हो गई। तो ये किस केस में मिलता है आपको, ये मिलेगा आपको कॉनकेव मिरर के केस में और कन्वेक्स लेंस के केस में। कन्वेक्स लेंस के केस में ये पॉसिबल है और कॉनकेव मिरर के केस में। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ question number 20 says that we have to consider that the refraction of these cases, like glass is 1.52, then air is 1.003, water is 1.333, based on the refractive indices of these three materials, arrange the speed of light through them in decreasing order। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा स्पीड। तो स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका म्यू सबसे कम है। आपको दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1.003 है, विच इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू ग्लास, एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो अगर इसका म्यू कम है तो इसकी स्पीड विल बी मोर, ठीक है। सेम इसके बाद किसकी होगी, सेकंड केस में कौन आ जाएगा, वाटर, फिर थर्ड केस में कौन आ जाएगा, ग्लास। तो एयर होना चाहिए सबसे पहले, फिर वाटर, फिर ग्लास। तो आप ध्यान से देखो तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये रिलेशन ध्यान रखना कि म्यू अगर आपको दिया हुआ है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होगी, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपके केस में दिया हुआ है, इफ़ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट ऑन द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सर्फेस ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूसेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो होगा क्या इस केस में, आर विल बी ग्रेटर देन, सॉरी आर विल बी लेसर देन वी, एंगल आर इज़ लेस देन एंगल वी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हो, एक ले रहे हो आप रेड लाइट और आपने दूसरी क्या ली है, वायलेट लाइट, दोनों को सेम ही उस पर आपने इंसिडेंट करवाया। अब कुछ बेंडिंग होगी इसकी, तो ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होगी, इट विल बी फॉर violet and less bending is for red light. So obviously V is greater than R. Let's start with question number 22. It says examine the above figure and state which of the following option is correct. So सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि ऑप्शंस में दिया क्या हुआ है। फोकल लेंथ की बात की है, दूसरा मैग्निफिकेशन की बात की है। तो फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम पॉइंट P से लेकर F तक, फोकस तक। तो ये हमारे इसके बीच में कितने गैप हैं, कितने बॉक्सेस हैं, देखो F और P के बीच 3 है, और वो लेफ़्ट साइड पे है, इसका मतलब इट मस्ट बी -3 सेंटीमीटर। और हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V/U। V और U क्या होते हैं हमारे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें पहले इमेज डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली रे आपकी कहाँ जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
और हमेशा वो कहाँ से पास करती है, इट पासेस फ्रॉम फोकल लेंथ, फोकस से पास करेगी। नेक्स्ट रे आपकी कहाँ से जा सकती है, एफ से जा सकती है एंड विल गो लाइक दिस, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, ये जाएगी एस से एंड दिस इज़ लाइक दिस, वापस आएगी और कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इस तरफ। तो ये मेरी क्या हो गई, दिस इज़ माय इमेज, दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -6, ठीक है। तो -6 मैंने नीचे प्लेस कर दिया। इमेज डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 6 है अगेन फिर से, और -6 ही है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है। तो -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा एंड योर आंसर टू दिस इज़ -1. So magnification is -1. So answer to this is B part. Let's start with question number 23. It says angle of incidence from air to glass at the point O on the hemispherical glass slab is. तो ये एक हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब है आपके पास और हमें बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जाना है एंड कौन से पॉइंट पे बताना है हमें, ओ पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। कैसे लाइन जा रही है हमारी, एक सीधी लाइन जा रही है। नहीं तो हमने ये सुना है कि एयर से ग्लास में जब भी हमारी लाइट ट्रैवल करती है या कुछ भी होता है ऐसा, तो क्या होगा, हमेशा रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई रिफ्रैक्शन दिखाया ही नहीं इन्होंने। तो अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 0, क्योंकि ये जो रे है हमारी वो कैसे बिहेव कर रही है, इट इज़ बिहेविंग एज नॉर्मल लाइन, नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है। आपने देखा होगा अगर हम ग्लास स्लैब लेते हैं, स्ट्रेट ग्लास स्लैब लेते हैं और आप ऐसे रे अगर आप उसके अंदर इंसिडेंट करवा रहे हो तो क्या होता है, इसमें भी तो एंगल आए 0 होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जब भी स्ट्रेट पास कर रही है वो भी अलग अलग मीडियम्स में, तो हमेशा एंगल आए आपका क्या होगा, 0, एंगल आर भी 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। So it says a prism ABC is placed in different orientation, then a narrow beam of light, white light is incident on the prism as shown in below figure. In which of the following diagrams after dispersion the third color from the top of the spectrum corresponds to the color of sky? तो ये तो हमारा नॉर्मल केस हो गया। नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर हम वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो विबग्योर मिलता है हमें, राइट। तो विबग्योर कैसे मिलता है, नीचे से ऊपर ऐसे होता है ना। तो ऊपर से अगर आप आओगे, क्योंकि उन्होंने बोला ऊपर से देखना है आपको, थर्ड कलर ब्लू होना चाहिए, तो ये तो येलो आ रहा है, सो ये वाला तो गलत हो गया। अब सेकंड केस में देखना, सेकंड केस में दूसरी तरफ से इन्होंने इंसिडेंट करवाया, तो यही केस होगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, लाइट जाएगी और कैसे बाहर निकलेगी, उल्टा बना रखा है ना इन्होंने। तो आर नीचे आएगा और वी का आएगा ऊपर से, सो दिस विल बी लाइक विबग्योर, यहाँ पे सीधा आएगा, ठीक है। तो ऊपर से टॉप 3 में कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, सो दिस इज़ द आंसर, सेकेंड वन इज़ द आंसर। बस उन्होंने उसको क्या कर दिया, रिवर्ट कर दिया, ताकि हमें ब्लू ऊपर मिल सके, बस यही रीज़न था इसका। सो येस, we have completed section A. Now in the next video we'll discuss section B with you. So please subscribe the channel and share it with your friends. Thank you for watching.